सूट में से ज्वेलरी गिरने से सभी लोग हैरान हो गए। यहाँ तक कि पलक भी हैरान होकर नीचे गिरी हुई ज्वेलरी को देखने लगी। यह देखकर नैना ने कहा, अब क्या कर बोलोगी तुम पलक? अभी भी यही कहोगी तुमने चोरी नहीं की? यह सुनकर पलक ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, ये ज्वेलरीज मैं यहाँ लेकर नहीं आई हूँ और ना ही मैंने कोई चोरी की है। जिस पर शिवानी ताली बजाते हुए कहा, वाह पलक वाह, तुम्हारे कपड़े से ज्वेलरी नीचे गिरी है और तुम कह रही हो तुमने चोरी नहीं की। फिर मुड़कर सभी को देखते हुए, यहाँ इतने लोगों ने तुम्हारे कपड़ों से ज्वेलरी नीचे गिरी हुई देखी है, क्या वो भी झूठ है? यह सुनकर पलक परेशान होकर बोली, मैम मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरा सूट फट गया था, बस इसलिए मैंने दुपट्टे से कवर किया। मुझे नहीं पता ये ज्वेलरी मेरे पास कैसे आई। पलक की बात पर नैना ने जाकर सूट उठाया और उसे चेक करते हुए कहा, बताओ मुझे ये कहाँ से डैमेज है? मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। यह सुनकर पलक कंफ्यूज हो गई और नैना के पास जाकर उसके हाथों से अपना दुपट्टा ले लिया। फिर उस सूट को देखने लगी, लेकिन उसे वो सूट कहीं से फटा हुआ नहीं दिखाई दिया। यह देखकर पलक हैरान हो गई और रमेश जी को देखते हुए बोली, चेयरमैन मैं सच कह रही हूँ, मेरा सूट डैमेज हो गया था, इसलिए मैंने उसे कवर किया हुआ था और मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। रमेश जी चुपचाप गुस्से में पलक को देखते हुए खड़े रहे। नैना ने गुस्से में पलक को उसकी बाजू से पकड़कर नीचे ज्वेलरी के पास गिराया और कहा, देखो देखो ज्वेलरी को, अगर तुमने ये ज्वेलरी नहीं लेकर आई तो ये तुम्हारे पास कैसे आई? नैना के ऐसे करने से पलक अपनी आंखों में आंसू लिए ज्वेलरी को देखती रही और वहीं बस सब लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। पलक ने अपने आंसू पोंछे और नैना को देखते हुए कहा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता ये ज्वेलरी मेरे पास, तो आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? जिस पर शिवानी ने नीचे बैठकर पलक को उसके बालों से पकड़ा और उसका सिर ऊपर कर गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तो तुम ये कहना चाहती हो कि किसी ने दादी के रूम से ज्वेलरी लेकर तुम्हारे बैग में रख दी है ना? और उसके बालों को जोर से पकड़कर झटक दिया, लेकिन अभी भी कोई उसके फेवर में बोलने कोई नहीं आया। यहाँ तक कि दिया, अनु और ऋषि भी नहीं आए और पलक हेल्पलेस होकर अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी। तभी शिवानी ने उठकर उसे देखते हुए कहा, बोलो कुछ, कहाँ से आई ये ज्वेलरी तुम्हारे पास? लेकिन पलक ने अभी भी अपने फेवर में यही कहा, मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता ये ज्वेलरी मेरे पास कैसे आई। लेकिन शिवानी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। यह देखकर पलक उठी और दिया के पास जाकर उसे देखकर वह रोते हुए बोली, दिया मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये ज्वेलरी मेरे पास कैसे आई, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। पलक की बात सुनकर दिया ने उसे देखा और जो रूम में अपनी आंखों से जो देखा उसे सच मानकर पलक से नज़र हटाकर वह 2 कदम पीछे हो गई। दिया के ऐसे करने से पलक को हैरानी हुई और उसे हर्ट भी होने लगा। पलक ऋषि के पास गई और उससे भी उस पर यकीन करने को कहा,
लेकिन ऋषि ने उसे देखा और वह गुस्से से रूम से बाहर की ओर चला गया। ऐसे ही पलक विराज और शिवाय दोनों की फैमिली मेंबर और उनके फ्रेंड के पास गई, लेकिन किसी ने उनकी बातों का कोई यकीन नहीं किया। आखिर में पलक आस लेकर अनु के पास गई और उसके हाथों को अपने हाथ पर लेकर बोली, अनु, तुझे तो मेरी बात पर यकीन है ना? तो बोलना सबसे। मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अनु ने अपनी नज़रें उससे नीची कर ली और अपने हाथ को उसके हाथ से लेकर 2 कदम पीछे खड़ी हो गई। अनु को ऐसे देखकर पलक की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फ्रेंड उसकी बात का यकीन नहीं करेगी। यह देखकर पलक जमीन पर बैठ गई और अपनी आंखों में आंसू लिए कलीन को देखने लगी। यह देखकर नैना ने कहा, पहले तो मुझे तुम सिर्फ लो क्लास और सेमलेस लगती थी, लेकिन तुम तो चीप हो चीप। अपनी ही फ्रेंड की शादी में उसी की ज्वेलरी चोरी की तुमने। तुम्हारे मॉम डैड ने यही सिखाया है तुम्हें, सो चीप यू। और शिवानी ने भी कहा, अपने ही बॉस के घर में चोरी की, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए, जेल। तभी रमेश जी ने गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ। फिर पलक को देखते हुए, आने दो विराज और शिवाय को, वो ही डिसाइड करेंगे क्या करना है इस लड़की का। और फिर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद एक एक करके सभी लोग वहाँ से जाने लगे। जानकी जी आईं और नीचे गिरी ज्वेलरी लेकर पलक को देखते हुए बोली, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे पलक। और वह वहाँ से चली गई। नैना ने गुस्से में पलक को देखते हुए थी, भाई ने भी एक चोर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, लेकिन अब तो वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कहकर वहाँ से गई। दिया ने पलक को देखते हुए कहा, पलक, अगर तुम्हें ज्वेलरी की ज़रूरत थी तो बोल देती मुझसे, लेकिन ये इतना कहकर रुक गई और वो भी वहाँ से चली गई। धीरे धीरे करके पूरा रूम खाली हो गया। वहाँ से पलक अपने ऊपर लगाए झूठे इल्ज़ाम और अपनी ही फ्रेंड अनु के यकीन न करने को दिमाग में घुमाए बैठी रही। वो इतनी हर्ट थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, कैसे यकीन दिलाए कि वो बेकसूर है। आखिर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। सभी ने आंखों देखा मानकर पलक को ही चोर बना दिया। अनु और ऋषि पर ट्रस्ट था कि ये तीनों उसकी बात मानकर उसे फेवर करेंगे, लेकिन तीनों ने ही पलक को गलत साबित कर दिया। पलक के कानों में इन तीनों की बात सुनाई दे रही थी और आंखों में उनके साथ बिताए खुशी के पल बस दिखाई दे रहे थे। पलक को दिया की बातें, उसका ट्रस्ट सब झूठ लगने लगा। ऋषि की बातें भी और अनु की दोस्ती भी उसे झूठ लगने लगी। उसे अभी अभी जो हुआ वो याद आने लगा, जिससे पलक खुद में ही सिमट कर फूट फूट कर वह रोने लगी। पलक की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था विराज भी उसका साथ नहीं देगा और सभी की तरह वो भी उसे ही चोर बना देगा। उसने रोते हुए अपना चेहरा उठाकर रूम को देखा, जो पूरा बिखरा हुआ था। उसके कपड़े, उसके सामान ज़मीन पर गिरे हुए थे। यह देखकर पलक रोने लगी
और नैना शिवानी ने उसके साथ जो किया वो याद करने लगी। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह उठी और बालकनी से होटल के पीछे वाले रास्ते से, जहाँ कोई नहीं था, ना ही गार्ड्स और ना ही स्टाफ, भाग गई। उसे जाते हुए ऑनी ने देख लिया और सातिर मुस्कान लिए कहा, सो सैड, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। क्या करो, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि मेरे आदमी तुम्हें मारने कैसे आते। अब तुम बाहर चली गई हो तो आसानी से तुम्हें मार देंगे। और इनायत को रूम में जो हुआ उसकी फ़ोटो को उसने इनायत को सेंड कर दी, फिर अपने रूम में चली गई। वहीं इनायत ने जब वीडियो देखी तो वह विराज को देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, फाइनली तुम मेरे हुए अब मिस्टर विराज शर्मा, बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा। पलक होटल से भागते हुए जंगल में आ गई, क्योंकि होटल शहर से दूर सुनसान जंगल के रास्ते में था और इनायत के आदमी उसके साथ परछाई की तरह थे। वो सही मौका देख रहे थे। अब क्योंकि रात थी और पलक को जयपुर के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, तो वह भागते हुए जंगल के अंदर वाले रास्ते से जाने लगी। उसके पीछे पीछे इनायत के आदमी भी। पलक जल्दी से जल्दी उस जगह जयपुर से सभी से दूर अपने घर इंदौर जाना चाहती थी, इसलिए उसे जो रास्ता समझ आ रहा था उसी रास्ते को पकड़ तेज स्पीड से बस भाग रही थी। वह कभी भागते हुए रुक जाती और हाँफते हुए कहती, बस महादेव, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे घर पहुंचा दो। फिर मैं पापा से कहकर महेश बड़े पापा, एमपी पुलिस ऑफिसर और दिनेश जी के दोस्त को कॉल करने को कहूँगी और जेल से मैं बाहर आ जाऊँगी। और फिर भागने लगी। पलक महादेव का नाम लेकर एक छोटे से गांव के पास आ गई। यह देखकर पलक रुकी और थैंक्स महादेव, अब मैं इंदौर पहुंच जाऊंगी कहकर बिना देर किए गांव के अंदर जाने लगी कि तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ सुनकर पलक रुक गई और जहाँ से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी उस तरफ देखने लगी। गांव को देखकर वो सभी आदमी भी वहीं पर छुप गए थे। पलक ने दूर बैठी लड़की को देखा जो लकड़ी के ढेर के पास बैठकर रो रही थी और अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। पलक ने अपने आसपास देखा, फिर धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने लगी। पलक उस लड़की से 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई और उसके चेहरे को देखने की वह कोशिश करने लगी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई ही नहीं दिया। पलक ने टॉर्च जलाने के लिए अपनी डगरी स्कर्ट के पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन उसे फ़ोन नहीं मिला। यह देखकर पलक को याद आया कि उसने अपना फ़ोन तो रूम में ही छोड़कर आई है। पलक ने मन ही मन कहा, महादेव, इतनी कितनी किस्मत खराब है मेरी, इतनी ज़रूरी चीज़ ही नहीं लाई अपने साथ। और अपने आसपास नीचे देखने लगी, तभी उसे नीचे जलती हुई टॉर्च दिखाई दी। पलक ने बिना देर किए उस टॉर्च को उठाया और उस लड़की के सामने जाकर उसे टॉर्च से देखा। जैसे ही पलक ने उस लड़की को देखा वैसे ही वह हैरान हो गई और उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। फिर पलक उस लड़की के पास आई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली,
चंचल, चंचल तुम यहाँ इस हाल में, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? उसे खुद से दूर कर। इतने दिनों से तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? बोलो चंचल, बोलो। ये लड़की चंचल ही थी, याद है ना आपको चंचल के बारे में? चंचल के पूरे शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। इस बीच में चंचल पलक के गले लगकर बस रोती रही। पलक की बात पूरी होने पर चंचल वापस से उसे गले लगकर और फूट फूट कर वह रोने लगी। उसे ऐसे रोते हुए देख पलक हैरान परेशान हो गई। वह उसे बैग को सहलाने लगी और उससे इतना रोने का कारण पूछने लगी। लेकिन चंचल ने रोने के अलावा कुछ नहीं बोला और ना ही कहा। लगभग 5 मिनट बाद चंचल पलक से दूर हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मेम साहब, मेरी माँ मेरी शादी ज़बरदस्ती पैसों के पीछे उस इंसान से कर रही हैं जिसके बच्चे मेरी उम्र के हैं। यह सुनकर पलक ने हैरान होकर कहा, क्या? ये क्या बोल रही हो तुम चंचल? जिस पर चंचल ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ मेम साहब, मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया है और मुझे खूब मारती थी, मुझे खाना भी नहीं देती थी और आज मेरी शादी उस इंसान से कर रही हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पलक ने उसकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया, फिर उसे खुद से दूर कर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं चंचल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ इंदौर लेकर चलूंगी। यह सुनकर चंचल पलक को देखने लगी। पलक ने उसे देखते हुए कहा, हाँ चंचल, हम इंदौर चलेंगे, मेरे घर, मेरे पापा के पास। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पलक के ऐसे अचानक आने से और जयपुर में होने से चंचल ने उसे देखते हुए पूछा, लेकिन मेम साहब, आप यहाँ कैसे, और वो भी इतनी रात में अकेले? ऐसे क्या कह रही हैं आप यहाँ, और क्यों आई हैं? चंचल की बात सुनकर पलक को होटल की बात याद आ गई, जिसके कारण उसे रोना आ गया। उसने अपने आंखों में आंसू लिए चंचल को सारी बातें बता दी। पलक की बात सुनकर चंचल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मेम साहब, आप चोरी नहीं कर सकती। फिर किसी ने आपका विश्वास क्यों नहीं किया? और मेम साहब, आपके साहब कहाँ थे? उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह सुनकर पलक ने उसे बताते हुए कहा, वो एक मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं और जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर तो वो भी, ये कहकर वह रुक गई। फिर खुद को मोटिवेट करते हुए बोली, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ सोचते हुए उसे प्लान बताया और कहा, समझ गई ना तुम? अब चलो और मुझे भी अपने साथ अपने घर लेकर चलो। चंचल ने उसका प्लान सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया और उसे लेकर वह अपने घर के लिए वहाँ से निकल गई। कुछ देर में दोनों गांव में चंचल के घर आईं। चंचल का घर गांव के हिसाब से था। उसके अंदर आते ही उन्हें एक तीखी सी आवाज़ सुनाई दी, क्यों री काली, कहाँ मर गई थी तू, जो इतना समय लगा दिया आने में? यह सुनकर चंचल ने जल्दी से अपने हाथ में रखी लकड़ी नीचे रख दी और फिर अपना सिर नीचे कर वह बोली, माँ, मुझे लकड़ियाँ बीनने में थोड़ा समय लग गया,
तभी रेखा चंचल की सौतेली माँ ने कहा, मुझे लगा मर गई होगी, इसीलिए नहीं आई अभी तक। यह सुनकर पलक हैरान होकर चंचल को देखने लगी और चंचल उदास होकर नीचे। तभी रेखा की नज़र पीछे खड़ी पलक पर गई। उसे देख रेखा ने चंचल से पूछा, और ये लड़की कौन है? फिर पलक के पास जाकर उसे देखते हुए, दिखने में तो किसी राजकुमारी के जैसी लग रही है। उसके कपड़ों को देखते हुए, हाय राम, इतने छोटे कपड़े पहने हैं इसने। तभी वहाँ मोना, चंचल की सौतेली बहन, मोहन, चंचल के पिता आए और फिर पलक को देखने लगे। रेखा की बात सुनकर चंचल पलक के पास आकर उसके बारे में बताते हुए बोली, माँ, ये मुंबई शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की गर्लफ्रेंड है। बेचारी यहाँ घूमने आई थी और ये मेम साहब गुम गई, इसलिए इन्हें मैं अपने साथ ले आई। फिर रेखा के पास जाकर, और माँ, इनके मर्द इन्हें यहाँ ढूंढते हुए आए तो हमें पैसा देंगे खूब सारे, कम से कम 5 लाख तो दे ही देंगे। यह सुनकर रेखा, मोहन, मोना की आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और वो तीनों हैरान होकर पलक को देखने लगे। उन्हें ऐसे देखकर पलक ने कहा, या विराज विल कम एंड गिव यू लॉट ऑफ मनी इफ ये स्टे सेफ हर। पलक की इंग्लिश बोलने पर रेखा को कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसने मोना से पूछा, ये क्या कह रही है अंग्रेजी में? मोना को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन वह समझ लेती थी। उसने समझकर रेखा को देखते हुए कहा, माँ, ये कह रही है कि इनके अगर ये सुरक्षित रहीं तो उनके विराज हमें खूब सारे पैसे देंगे। यह सुनकर रेखा की नीयत बदल गई और उसने पलक को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चंचल को देखते हुए, और आज तो मेरी बड़ी बेटी की शादी है तो तुम यहाँ रह सकती हो। रेखा के ऐसे कहने पर चंचल और पलक एक दूसरे को देखने लगी। फिर पलक ने रेखा को देखते हुए कहा, क्या शादी है? फिर घर को देखते हुए, लेकिन यहाँ तो कोई डेकोरेशन नहीं है। जिस पर रेखा ने उदास होते हुए कहा, क्या करें मेम साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बस इसलिए हमने घर को नहीं सजाया है। यह सुनकर पलक बोली, कोई बात नहीं, आप डेकोरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आपको इनसे कहकर 20 लाख रुपए दे दूंगी। 20 लाख रुपए? रेखा ने हैरानी से बोला, जिस पर पलक ने कहा, क्यों, कम है क्या? 25 ठीक रहेगा। यह सुनकर मोना और रेखा दोनों आंखें बड़ी कर बस पलक को देखने लगीं। फिर मोहन ने पलक को देखते हुए कहा, नहीं मेम साहब, ठीक है, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। पलक ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पर पलक उदास हो गई और कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। फिर रेखा को देखते हुए, वो क्या है ना, हमारी 25 करोड़ की कार में ही हमारा फ़ोन रह गया है। अब मैं उन्हें कैसे कॉल कर यहाँ आने के लिए कहूँगी। 15 करोड़ सुनकर तो रेखा तो अटैक ही आने वाला था और वह बर्फ की तरह जमकर पलक को देखने लगी। तभी मोना ने अपना फ़ोन देते हुए कहा, आप मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए। पलक असहज होकर मोना को देखने लगी। उसे ऐसे देखकर मोना ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर पलक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और रूम के बारे में पूछा।
चंचल उसे अपने रूम में ले गई। रूम में आते ही चंचल ने जल्दी से गेट लगा दिया और पलक ने अपने पापा को कॉल करके उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब कुछ बता दिया। और फिर वह रोते हुए बोली, पापा मैं सच बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की, महादेव की कसम मैं चोर नहीं हूँ। दूसरी तरफ से दिनेश जी पलक की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए, लेकिन फिर पलक की हालत समझते हुए बोले, बिटिया हमें पता है आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके पास अभी इसी वक्त आ रहे हैं। यह सुनकर पलक ने घबरा कर कहा, नहीं पापा नहीं, आप मत आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप मेरी फ़्लाइट टिकट बुक कर दीजिए। पलक की बात सुनकर दिनेश जी ने कहा, ठीक है बिटिया, हम आपकी फ़्लाइट टिकट अभी के अभी बुक कर देते हैं और आप अभी इसी वक्त घर आ जाइए। पलक ने, पापा 2 टिकट बुक करना प्लीज़, मैं आपको आकर सब कुछ बता दूंगी, कहा और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। आधे घंटे बाद चंचल की शादी के लिए मोहन ने पूरा का पूरा घर सजा दिया और कुछ मेहमानों को बुला लिया। वहीं चंचल और पलक दोनों राजपूत ड्रेस पहनकर तैयार हो गईं। पलक ने पिंक राजपूत ड्रेस और चंचल ने रेड राजपूत ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों ही दुल्हन की तरह तैयार होकर बारात के बस आने का ही वेट कर रही थी। कुछ देर में बारात भी आ गई थी, लेकिन उन दोनों की किस्मत अच्छी होने के कारण बारातियों ने ड्रिंक कर हंगामा करना शुरू कर दिया। सभी लोग चंचल और पलक को छोड़कर हंगामा को सुलझाने में लग गए और रूम में चंचल और पलक मौका पाकर घर से भाग गई। इधर घर में जब तक उनके भागने के बारे में पता चला, तब तक दोनों बहुत दूर घने जंगल पर जा चुकी थी और रेखा का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि चंचल भाग गई और पलक ने डेकोरेशन के पैसे भी देकर नहीं गई, जिस वजह से उसे सारे पैसे देने पड़ा और तो और दूल्हे के लिए हुए सारे पैसे भी वापस करना पड़ा। वहीं जंगल में दोनों भाग रही थी, उसके पीछे इनायत के आदमी भी उनका पीछा करते हुए भाग। पलक को आदत नहीं थी जंगल में भागने के लिए, इसलिए उसे कांटे कंकड़ का सामना करते हुए भागना पड़ रहा था। वह भागते हुए गिर गई, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आ गई और वह दर्द से कराहने लगी। चंचल ने पलक की दर्द भरी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा। पलक को गिरा हुआ देखकर वह जल्दी से उसके पीछे भागी और उठाने में उसकी मदद करने लगी। पलक उठी और ठीक होने का बोलते हुए कहा, तुम चलो मैं ठीक हूँ। चंचल ने उठाया और फिर वह दोनों ही भागने लगी। भागते हुए पलक को इनायत के आदमियों ने पीछे के पीछे खींच लिया और उसका मुंह बंद करके दूसरे रास्ते पर ले आए। वहीं दूसरी तरफ कार में विराज पलक को काफ़ी टाइम से कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन पलक का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। पलक के फ़ोन ना उठाने से विराज परेशान हो गया और बार बार उसे कॉल पर कॉल करने लगा। यह देखकर शिवाय ने रिलैक्स होकर कहा, हे चिल विराज, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? हो सकता है पलक सो गई होगी, इसलिए वह तेरा कॉल पिक नहीं कर रही होगी। जिस पर विराज ने पलक को कॉल करते हुए कहा, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरा कॉल 2 रिंग में ही पिक कर लेती है। आज तो इतने सारे कॉल कर रहा हूँ
लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है मुझे। यह सुनकर शिवाय ने कहा, शादी है तो थक गई होगी, इसलिए फ़ोन साइलेंट करके सो गई होगी। विराज ने शिवाय की बात मानकर अपना फ़ोन सीट पर रख दिया और ब्लेजर निकालकर एसी ऑन कर दिया। फिर सीट से टिककर अपनी आंखें बंद की और पलक के बारे में वह सोचने लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वह मन ही मन पलक के ठीक होने की बस उम्मीद कर रहा था। दूसरी तरफ होटल में अनु को नींद नहीं आ रही थी। उसे बस बार बार पलक के रूम में जो हुआ वो ही याद आ रहा था। वो बार बार करवट बदल रही थी। फिर वह उठी और बेड पर बैठ गई और कहने लगी, पलक, मुझे तो यकीन नहीं है तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? फिर उसने ग्लास उठाकर पानी पिया और मुझे तुमसे बात करना है पलक, और पूछना है कि तुमने। इतना कहकर रुक गई और अपने रूम से बाहर आकर पलक के रूम की तरफ जाने लगी। दिया को भी इसी कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह भी अपने रूम से बाहर आकर पलक के रूम की तरफ जा रही थी। रास्ते में अनु और दिया दोनों मिल गईं और दोनों ही एक साथ पलक के रूम की तरफ चली गईं। पलक के रूम में जाकर दोनों रूम की हालत देखकर वह एक दूसरे को देखने लगीं। तभी दिया की नज़र ओरियो पर गई, जो रूम में इधर से उधर घूमकर कुछ ढूंढ रहा था। यह देखकर दोनों दिया ने पलक को आवाज़ लगा दी लेकिन पलक की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अनु ने वॉशरूम का गेट नॉक कर कहा, पलक तू अंदर है? लेकिन अंदर से पलक की कोई भी आवाज़ नहीं आई। जिस पर अनु ने गेट खोलकर अंदर देखा, लेकिन उसे पलक कहीं भी दिखाई नहीं दी। यह देखकर अनु घबरा गई और दिया के पास आकर बोली, दिया, पलक 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 वॉशरूम में भी नहीं है। यह सुनकर दिया ने हैरान होकर कहा, क्या पलक नहीं है मतलब? फिर बालकनी की तरफ देखते हुए, पलक यहीं कहीं होगी कहकर बालकनी में देखने चली गई, लेकिन पलक उसे वहाँ भी नहीं दिखी। पलक के ना मिलने पर दोनों घबरा गईं और इसी के पास जाकर पलक के बारे में बता दिया। पलक के बारे में सुनकर ऋषि भी घबरा गया और पूरे होटल में गार्ड से कहकर उसे ढूंढने लगा। देखते ही देखते पलक के होटल में न होने की खबर सभी को पता चल गई और सभी परेशान होकर एक दूसरे से उसके बारे में बस बातें करने लगे। विराज और शिवाय दोनों ही के फैमिली मेंबर्स जानकी जी के रूम में इकट्ठा हो गए और दोनों के फ्रेंड गार्डन में इकट्ठा हो गए। दूसरी तरफ जंगल में पलक को उन आदमियों ने नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और गोला घेरा बनाकर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। पलक ने अपना चेहरा उठाकर अपने आसपास उन आदमियों को देखा और पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों यहाँ ऐसे लेकर आए हो और चाहते क्या हो तुम मुझसे? जिस पर आदमियों के सरदार ने कहा, तेरी मौत, हम तुझसे तेरी मौत चाहते हैं, समझी? यह सुनकर पलक हैरान हो गई और उसे देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जिस पर उस आदमी ने कहा, हमारे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, हमें हमारा काम ख़त्म कर यहाँ से जाना है, समझी लड़की? ये कहकर उस आदमी ने दूसरे आदमियों को इशारा किया। आदमी
इशारा समझकर दूसरा आदमी चाकू निकालकर पलक की तरफ वह बढ़ने लगा और वहीं पलक यह देखकर घबरा गई और अपने आसपास देखकर वह खिसकते हुए पीछे की ओर वह होने लगी।